हे एवरीबॉडी, वंस अगेन वेलकम बैक टू हेल गार्डन। आई होप आपकी लाइफ अच्छी चल रही होगी। वैसे अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा था तो आप काफी इंटरेस्टिंग फाइट को मिस कर चुके हो। हम उसमें जानते हैं कि यान किस तरीके से 3 6 स्टार दोशान लेवल के एक्सपर्ट्स को तबाह कर देता है। भूलो मत, यहाँ पे बात हो रही है 6 स्टार दोशान की। एक समय था जब 5 स्टार दोशान की खून की बूंद से उसका पूरा वजूद हिल गया था और उस खून की बूंद ने 4 स्टार दोशान को तबाह कर दिया था। ये होती है 5 स्टार दोशान की स्ट्रेंथ। और यहाँ पे बात हो रही थी 6 स्टार दोशान की। अब एक्चुअली बात ऐसी है, जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी तो जियान का कांटेक्ट भी और भी हायर लेवल के एक्सपर्ट से ही होगा। लेकिन ये मत समझना कि दोशान लेवल के कल्टिवेटर्स बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। वैसे अगर आप पूरी ओरिजिनल नोवेल स्टोरी को जानना चाहते हो जिसके लास्ट में जियान लोधी में ब्रेक थ्रू करता है तो आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। एपिसोड 228 ढूंढ लेना क्योंकि उसी में जियान वापस जावा एम्पायर में जाएगा। अब चलो इस एपिसोड को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें दिखाई जाते हैं युआन फेंग, जिन्हें हाउनियर ने जियान के साथ में भेजा होता है। अब युआन फेंग के चेहरे पर रिस्पेक्टफुल एक्सप्रेशन होता है। वो बोलते हैं, लिटिल फ्रेंड जियान, हमारे स्क्वाड के कुछ लोग तुम्हारे साथ बदतमीजी से पेश आ रहे थे और उनके कैप्टन होने की वजह से मैं तुमसे माफी मांगना चाहूंगा। मैं उन्हें ठीक से संभाल नहीं पाया। सिर्फ 5 स्टार दोशान मिड स्टेज की स्ट्रेंथ को पोजेस करने के बाद भी 6 स्टार दोशान लेवल के दो एक्सपर्ट्स को खत्म कर देना। ऑफ कोर्स फिनिश तो तीसरे को भी कर देता अगर युआन फेंग ने लास्ट अटैक न किया होता। ये बार बार जियान की एबिलिटीज को प्रूव कर रहा था। अब कोई शक नहीं रह गया होता। जियान ने युआन फेंग का भरोसा जीत लिया होता है। जियान ने सुन के हंस के बोलता है, कैप्टन युआन, आपको इतना फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है। जियान के लिए इस पूरे मामले को कैजुअली लेता है। ये उसे कैसी नजरों से देखते हैं इट डजंट रियली मैटर। युआन फेंग जियान की तारीफ करते हैं, लिटिल फ्रेंड जियान, आप सच में एक हीरो हो। तभी मैं कहूँ कि लॉर्ड हाउनियर का नाम आपके साथ क्यों जुड़ रहा है। और अगला आंसर भी जियान ने काफी कैजुअली दिया था, लेकिन वो युआन फेंग के लिए एकदम बॉम्ब जैसा होता है। ऑफ कोर्स जब वो सुनता है कि उसके और हाउनियर के बीच में कैसे कनेक्शन जोड़े जा रहे हैं, जियान की माथे बड़ी बड़ी ब्लैक लाइंस आ जाती हैं। वो कहता है वो मेरी सीनियर सिस्टर है। इन शब्दों को सुन के युआन फेंग के चेहरे से मुस्कान एकदम गायब हो गई होती है। वो शॉक से भरी एक्सप्रेशन साथ बोलते, सीनियर सिस्टर। उन्हें फाइनली पूरा मैटर समझ में आ जाता है। थर्ड थर्ड के साउंड के साथ उनके दोनों घुटने जमीन पर टिकते हैं और वो सर झुका के बोलते हैं, लॉर्ड जियान। सोलिटर डोमेन में सोलिटर लॉर्ड का नाम ही काफी था और उनके तीनों डिसेबल्स का कोई जवाब नहीं था। हाउनियर उनमें सबसे लेटेस्ट थी और सबसे ज्यादा टैलेंटेड और पावरफुल भी। अगर जियान हाउनियर को सीनियर सिस्टर कह रहा है तो बात साफ थी। जियान है सोलिटर लॉर्ड का चौथा डिसेबल। सोलिटर लॉर्ड का डिसेबल होना, ये पोजीशन सोलिटर डोमेन के सातों कोर्टयार्ड से भी ऊपर होती है। युआन फेंग का सर झुकाना बिल्कुल जस्टिफाइड था। आफ्टर ऑल अब जियान बस पावरफुल ही नहीं है बल्कि उसकी पोजीशन भी बहुत ऊंची हो चुकी थी। जियान फिर से हंस के बोलता है, ठीक है कैप्टन युआन, अब जबकि हम रास्ता साफ कर चुके हैं तो अब वापस लौट के अपनी आर्मी को लीड करिए। ये सरप्राइज अटैक का परफेक्ट चांस है। युआन फेंग पूछते हैं, लॉर्ड जियान, लेकिन आप? वो जानते थे कि अपनी टीम से दूर रहना ये कहीं न कहीं उनके ऊपर मुसीबत बढ़ाना है। आखिरकार बैटल के बीच में थोड़ा सा भी समय सब कुछ बदल के रख सकता है। जियान बोलते हैं, मुझे यहाँ कुछ जरूरी काम है। युआन फेंग थोड़ी देर बाद रिस्पेक्टफुली बोलते हैं, ठीक है, ये सबऑर्डिनेट वापस जाएगा। लॉर्ड आप अपना ध्यान रखिए। इतना बोल के उनका फिगर फ्लेकर होता है और वो यहाँ से गायब हो जाते हैं। उन्हें जियान की चिंता नहीं होती है। आखिरकार अगर वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है तो फिर उनके पास भी उन्हें बचाने की ताकत नहीं है। युआन फेंग के गायब होने के बाद हॉल फिर से शांत हो जाता है। जियान के चेहरे पे होती है हल्की सी स्माइल। वो धीरे धीरे इस हॉल के सेंटर पहुंचता है। जियान कहता है, ये जगह, मुझे लगता है असली सोल के टेम्पल में जाने का रास्ता यहीं से खुलता होगा। फिर वो पहुंचता है बर्ल के बुक शेल्फ के पास। उसे अंदर से कुछ गर्म फ्लक्चुएशंस महसूस होती हैं। इन फ्लक्चुएशन से जियान को याद आती है असेसिया ब्रोकन एंटराइटिस की। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट भी चमकती है। आखिरकार जैसे उसे असेसिया फ्लेम मिलेगी उसकी घोस्ट वर्ल्ड की जर्नी ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो जाएगी। और जियान की कैलकुलेशन के हिसाब से डीमन ऑफ लाइट, लीसोर टेरिटरी और सोल्टेड डोमेन के बीच में युद्ध चल रहा है, वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला, यानी कि उसके पास थोड़ा समय था। वैसे अगर ये सवाल आ रहा है कि जियान को इस हॉल के स्पेशल पैसेज के बारे में कैसे मालूम पड़ा, ये क्लू उसे मिला था उन 6 स्टार दोशान की मौत के बाद। उसकी सोल पावर जो पीछे छुपी हुई इन्फॉर्मेशन रह गई थी उसे अच्छे से ऑब्जर्व करती है। वो सामने रखी एक पेंटिंग को देखता है जिसमें पहाड़ और नदियों जैसा लैंडस्केप था। इसमें कुछ अनयूजुअल नहीं था। वो कहता है, अगर पूरे हॉल में कहीं स्पेशल पावर है तो बस यही है। यही सेनेट तक जाने का रास्ता होना चाहिए। की साउंड से जन का हाथ उठता है। जैसे उसकी एनर्जी उस पेंटिंग के अंदर जाती है स्पेस वॉर्टेक्स बनने लगा था। इसी मोमेंट में जबरदस्त सक्शन फोर्स जान को अंदर खींच लेती है। ये सक्शन फोर्स इतनी डरावनी थी कि किसी भी नॉर्मल कल्टिवेटर की हवा टाइट हो जाए, लेकिन जान रेस्ट नहीं करता। वो बस अपनी सोल पावर के साथ एकदम अलर्ट मोड में रहता है। उसे देखना था कि रास्ता कहाँ जाता है। वैसे स्पेशल पैसेज काफी लंबा था। कुछ देर के बाद भी उसे एंड नहीं देखा। सीन चेंज होता है। युआन फेंग वापस लौट चुके थे। उन्हें रास्ते में दूसरी टीम भी मिलती है। युआन फेंग को मालूम पड़ता है कि सेनेट के गार्ड से टकराने की वजह से सोल्टेड डोमेन की उस टीम को भारी नुकसान
हो चुके थे। अच्छी बात है कि युआन फेंग टाइम पे पहुंच गए और उन्हें रेस्क्यू कर लिया। अभी बढ़ते अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ, जो था सनेट का बेस कैंप। इस युआन रिवर के करीब 50 किलोमीटर दूर एक ऊंची सी पहाड़ी पे कुछ कैंप होते हैं। हम इनमें से एक टेंट के अंदर के सीन को देखते हैं। यहाँ कई फिगर्स खड़े हुए थे। इन सब की आंखों में एक अजीब सी चमक होती है। कई लोगों ने पहन रखे थे आर्मर। एट द सेम टाइम इनके और सच में डरावने थे। एक स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर पूछता है युआन फेंग, क्या तुमने जो कहा वो सच है? युआन फेंग के चेहरे पे होते हैं सोलम एक्सप्रेशन। वो रिप्लाई देते हैं, लॉर्ड, मैंने जो कहा मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी ले सकता हूँ। ये सब बिल्कुल सच है। उनकी बात को सुन के सबकी नजरें जाती हैं एक बंदे के ऊपर जो यहाँ पे सबसे टेरिफाइंग दिख रहा था। वो पूछते हैं, जनरल अब हमें क्या करना चाहिए? वो खतरनाक सा दिखने वाला व्यक्ति बोलता है, आज डीमन लाइट से फाइट करने के लिए लीसो डोमेन की 5 अकेडमीज मिलकर उस सबसे बड़े मेन फील्ड में इकट्ठी हुई हैं और बाकी के सब बैटल स्ट्रीट्स भी एक्टिव हैं। अगर 5 कोर्टियार्स अपनी स्ट्रेंथ को वहां पे फोकस कर रहे हैं तो इसका साफ मतलब है कि स्टैंड में कुछ खास पावरफुल एक्सपर्ट्स नहीं बचे होंगे। इनमें से कुछ 7 स्टार दोशियान पे हो सकते हैं जिन्हें मैं खुद देखूंगा। युआन फेंग, तुमने इस बार अच्छा काम किया है। इस बैटल के खत्म होने के बाद मैं तुम्हारा और लॉर्ड जियान के क्रेडिट के बारे में क्वीन को जरूर रिपोर्ट करूंगा। युआन फेंग खुश होकर अपने हाथ को कप करते हैं। सोल्टर डोमेन की 7 एलीट टीम्स होती हैं। इनमें से एक टीम डीमन ऑफ लाइट और लीसो डोमेन के बीच की बैटल को देख रही थी। वहीं पे बाकी के 5 हमला करती हैं 5 कोर्टियार्स के ऊपर। और लास्ट एलीट टीम ये थी जो इस फाइनल डिसाइसिव स्ट्राइक के लिए तैयार हो रही थी। इन 7 टीम्स में कुछ 100 लोग होते हैं, लेकिन सबके सब एकदम रिफाइंड फाइटर्स और हर एक टीम को एक 8 स्टार दोशानी मॉडल लीड करता था। इस वक्त के स्टैंड में बैठा हुआ भयंकर सा दिखने वाला आदमी सेनेट के ऊपर हमले की कमांड को संभालने वाला वुल्फ जनरल होता है। ये एक 8 स्टार दोशान इनिशियल स्टेज का एक्सपर्ट था। वुल्फ जनरल की पावर सोल्टर डोमेन के टॉप 20 पावर हाउसेस में गिनी जाती थी। इसकी रॉ पावर बहुत भयानक होती है। वुल्फ जनरल अपनी गहरी आवाज में कहते हैं, ऑर्डर पास करो, आज रात सेनेट के ऊपर पहला हमला किया जाएगा, लेकिन ध्यान रखना सिर्फ 6 स्टार दोशान से नीचे के पावर हाउस ही भेजे जाएंगे। अगर दुश्मन के पास 7 स्टार दोशान से ऊपर कोई होता है तो हम अटैक नहीं करेंगे। 7 स्टार से ऊपर वाले एक्सपर्ट्स तभी एक्शन लेंगे जब हम सिग्नल दें। ठीक है, जाओ। वुल्फ जनरल के एक्सप्रेशंस भी काफी हार्ड थे। सब साथ में नोट करते हैं। इनके दिल में खून उबाल मारने लगता है। ये फाइनली एक करके यहाँ से डिसअपीयर होने लगते हैं। अब असली बदला शुरू हो चुका था। एक ऐसे बदले की कहानी जो सिर्फ खून से लिखी जाएगी। दूसरी तरफ लाइट डीमन और लीसोल डोमेन के कई टॉप कल्टिवेटर्स अभी जो 5 कोर्टियार्स के बाहर बड़ा सा बैटल फील्ड होता है उसमें एक दूसरे से उलझे हुए थे। 6-7 महीने गुजर जाने के बाद भी इस युद्ध का नतीजा बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ होता। इसके अलावा लीसोल ने एक स्पेस क्लोजर मेथड का यूज किया होता है। यही कारण था कि इस वॉर में भले फ्लक्चुएशंस कितनी भी टेरिफाइंग उठ रही हो, लेकिन तब भी इनकी भनक 7 रियल्म्स को नहीं होती। ग्रेट 1000 वर्ल्ड की बाकी दुनिया से अनजान थी, वरना डीमन ऑफ लाइट जैसा पावर हाउस 6 महीने तक लगातार हमला नहीं कर सकता था, क्योंकि अब तक 7 रियल्म्स की ज्वाइंट पावर्स इन्हें चारों तरफ से घेर चुकी होती। लेकिन इस लीसोल रियम की स्पेस को बंद करने की टेक्निक बस रीइंकार्नेशन यानी कि समसरा लेवल के एक्सपर्ट्स को ही समझ आती थी, और अभी लीसोल रियम में कोई ऐसा पावर हाउस नहीं था। हमें समझना चाहिए कि टेक्निक इतनी खास थी कि डीमन ऑफ लाइट और हाउनियर इतनी पावरफुल होने के बाद भी इस सीलिंग टेक्निक की भनक महसूस नहीं कर पाते। खैर, फिर से हम सीन को चेंज करते हैं। जियान पहुंच चुका होता है एक डार्क पैसेज के सामने। वो बोलते हैं, व्हाट द हेल इज दिस प्लेस। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन कुछ देर में ये डार्क टनल उसकी एनर्जी को ऑब्जर्व करने लगती है, जैसे उसका ऑरा अपने आप ही लीक हो रहा हो। ये बात उसे काफी इरिटेट करने लगी थी और साथ में उसकी अनईजनेस भी बढ़ा देती है। थोड़ी देर बाद जाने की जगह पे रुक के बोलते, मुझे लग ही रहा था कि यहाँ कुछ गड़बड़ जरूर है। अब वो आगे बढ़ने से थोड़ा झिझक रहा होता है, जानने क्यों, लेकिन उसकी सोल पावर से साफ महसूस कर पा रहा था कि इस लीसोल के टेम्पल के अंदर ये पैसेज कुछ ज्यादा ही खतरनाक चीजों को रखता है। जब कुछ और सेकंड्स तक उसे कुछ समझ में नहीं आता, वो फाइनली अपनी हेयर स्टेशन को झटकते हुए अपने हाथ को उठा के सामने पंच शूट करता है। स्पेस क्रैक बूम की साउंड तो तुरंत फट गया था, जिसमें जियान की बॉडी चली जाती है। ये स्पेस चैनल वैसे तो बहुत स्टेबल था, लेकिन बीच रास्ते में स्पेस को तोड़ के और कहीं जाना ये एकदम रिस्क से भरा होता है। ऐसा करने पर टेलीपोर्टेशन कम्प्लीटली रैंडम हो जाता था। जियान को जगह पे गायब हुए बस 3-4 सेकंड ही हुए होते हैं, तभी इस टनल का स्पेस ट्रेपल हुआ था। एक शैडो फिगर अपीयर होकर बोलते, अजीब बात है, अभी जो मैंने फ्लक्चुएशन सेंस की थी वो इतनी जानी पहचानी क्यों है। चलो, टेम्पल ज्यादा दूर नहीं है, सब लोग अलर्ट रहो। ये लोग भी पैसेज के अंदर चले जाते हैं। इन सब के और काफी घोंसले थे, जैसे सब एकदम अंडरवर्ल्ड से उठ के आ रहे हो। वहीं पे इनकी आंखों में जो पैनापन होता है वो साफ बता रहा था कि यहाँ पे आने के इनके इरादे बिल्कुल नेक नहीं है। मोस्ट लाइकली इनका टारगेट भी लीसोल है। ध्यान देते हम दूसरी तरफ, स्विच के साउंड साथ एक लाइट बीम में से जियान बाहर निकला था। हाउएवर इस जगह को देख के उसकी पुरानी यादें ताजी हो जाती है। वो कहता है, ये था एक बंजर सा डेजर्ट जहाँ चाहो तो सुनहरी रेती रेत दिखाई देती है। कहीं कहीं वो सुनहरा रंग हल्का सा ग्रे भी हो जाया करता था, जो कि हवा में तैरता रहता था। चारों तरफ के एटमोस्फेयर को सेंस करके जियान स्माइल के साथ बोलता है, लगता है मैं सही जगह आया हूँ। ये उसकी प्रीवियस सोल एक्सप्लोरेशन की
हिसाब से लिसोल के टेम्पल की लोकेशन थी। लिसोल के टेम्पल में एंटर करने का बस एक रास्ता था जो 5 अकेडमीज के बिल्कुल बीच से निकलता था और इसे कहा जाता है रेकलेस डेजर्ट। ये घोस्ट वर्ल्ड की स्पिरिचुअल वेन थी जहाँ हेवन और अर्थ की एनर्जी इतनी ज्यादा भरपूर होती है, इसे अब्सॉर्ब करके गधा भी घोड़ा बन सकता है। यहाँ छिपी हुई नेचुरल एनर्जी कई पावर हाउस को यहाँ खींच लाती है। सब इस जगह पे कल्टिवेट करने के सपने देखते हैं। फाइनली जन समन करता है स्क्रोल को। वो कहता है अच्छी बात है कि मैप मेरे पास पहले से ही है। ये मैप उसे यूवर्ड ने दिया था जिसमें लिसोल के 5 टेम्पल्स की एग्जैक्ट लोकेशन रिकॉर्ड होती है। ये पार्चमेंट जैसे जैसे फैलता है जन का फोकस और भी इंटेंस होता जाता है। उसे रेकलेस घोस्ट डेजर्ट की सारी लेआउट दिखाई देती है। चारों तरफ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट ये चारों मेजर टेम्पल्स अच्छे से मार्क थे। साथ ही इस मैप में वो इन्फॉर्मेशन भी थी जिससे यहाँ के खास खतरों से बचा जा सके। इन्हें बड़े बड़े सिंबल से इंडिकेट किया गया था। चारों कोनों की तरफ बढ़ रहे 4 लाइट डॉट्स को देख के जन खुद से बोलते अरे ये तो 4 अलग अलग टेम्पल्स हैं। इसी मोमेंट में उसके अंदर की कोर इंसेप्शन अचानक से ट्रेम्बल होती है। इन वाइब्रेशंस में एक डर मौजूद होता है जो आ रहा था इस मैप से। जन अलर्ट हो जाता है। खुद 2 फॉर्मेशन मास्टर होने की वजह से वो इस फॉर्मेशन पावर को अच्छे से जानता था और अगर उसकी निगाहों पे ऐसे रिएक्ट कर रही है इसका साफ मतलब है कि इस डेजर्ट के अंदर बेहद खतरनाक फॉर्मेशन मौजूद है। फिर वो मैप में चारों टेम्पल्स की पोजीशन को दोबारा से देखता है। ये अजीब थी। वो रियलाइज करता है कि इन चारों टेम्पल्स को मिला के एक ऑब्सक्योर सा फॉर्मेशन पैटर्न बन रहा था। कुछ टाइम के बाद जन कहता है छोड़ो मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता हूँ। भले उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो चुकी हो लेकिन लिसो डोमेन की पीक पावर्स के सामने वो अब एक इंसेक्ट होता है। खैर इसका फर्क नहीं पड़ता था। उसे एसएससी ब्लेम हर कीमत पे चाहिए थी और पीछे हटने का सवाल नहीं था। रेकलेस डेजर्ट की एक और जगह पे एक धुंध से भरी तूफान के अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी जिन्हें सुन के भी जान की भी चिल फैल जाती है। ऐसा हार्श एनवायरनमेंट इस जगह को एक्सट्रीम डेंजर दे रहा था। वो तुरंत एक ब्लैक रोब को निकाल के उसे घोस्ट फेस सोल फ्लेम की डिस्गाइजिंग और इसे ढक लेता है। फिर जियान ने वो क्लोक पहन ली थी। भले उसने अंदर से तैयारियां कर ली हो लेकिन बाहर का क्या। वो कुछ ही दूर तक बढ़ पाया था तभी उसके सामने सर की आवाजों के साथ एक वॉलेंट स्टॉर्म अपीयर हुआ था जो चारों तरफ के ऑरे को डिस्टॉर्ट करके रख देता है। जन समझ जाता है कि इस ओवरपावरिंग ऑरे के सामने उसे रोकना पड़ेगा वरना लिसोट डोमेन के किसी टॉप एक्सपर्ट की नजर उसके ऊपर पड़ सकती है। खैर पूरी सावधानी रखने के बाद भी जियान स्टॉर्म को थोड़ा कम आ गया था। ये स्टॉर्म धीरे धीरे और भी वॉलेंट होने लगता है। ये जहाँ जहाँ से गुजर रहा था ऐसा लगता है उस जगह की पूरी रेत को उठा लेता हो। ये कुछ ऐसा था जैसे टेरिफाइंग घोस्टली पावर कंट्रोल कर रही हो। जियान दांती मींस के बोलता है डैम इट इतना तगड़ा स्टॉर्म। इसी इंस्टेंट में उसके बीच एक शैडो इमर्ज होती है जो रफ की साउंड से जियान को उस डेजर्ट की जमीन के अंदर खींच लेती है जैसे स्टॉर्म उसके ऊपर से गुजर गया था। जब अगली बार जन अपनी आंखें खोलता है उसे एक जाना पहचाना फिगर दिखाई दिया था। वो स्टंट होके बोलते तो तुम यूअर। उसे बचाने वाली और कोई नहीं बल्कि यूअर थी। अगर वो टाइम पे एक्शन न लेती तो जियान की हालत बुरी होने वाली थी। अभी दोनों रेगिस्तान के नीचे पहुंच चुके थे। सीन होता है काफी ऑकवर्ड। कुछ समय तक कोई कुछ नहीं बोलता। फाइनली साइलेंस को तोड़ने वाली होती है यूअर। वो अपनी सर से क्लोक हटा के बोलती जियान तो हमारी मुलाकात फिर से हो गई। दूसरे पर्सन की आइडेंटिटी कंफर्म करने के बाद ही जान को रिलैक्स करने का मौका मिलता है। वो पूछते है वैसे तुम यहाँ आई क्यों, खासकर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब चारों तरफ वॉर चल रहे हैं। जान और यूअर दोनों एक दूसरे को देखते हैं। यूअर बताती मैं यहाँ पे लिसोल को ढूंढने के लिए आई हूँ, मुझे कुछ चीजें कंफर्म करनी है। जान यूअर के जवाब की शक नहीं करता है। जान को फील होता है कि इस लड़की के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। वो भी स्माइल के साथ बोलते है मैंने एक बार तुमसे कहा था कि मैं यहाँ जरूर आऊंगा ऑल्दो मेरा गोल बस एसएसजी फ्लेम को ढूंढना है। यूअर उसकी आंखों में गहराई से देखती है। फिर वो अपने सर को झुका के बोलती मुझे पता नहीं है कि तुम एसएसजी ब्रोकन एंटराइटिस को क्यों ढूंढ रहे हो लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि उस फ्लेम में ऐसी पावर है जो किसी मरे को भी वापस ला सकती है। तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं। जान भी नोट करके सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोलता है अगर ऐसी बात है तो चलो क्यों ना हम साथ में काम करें। इस तरीके से हम एक दूसरे की हेल्प कर पाएंगे। वो जानता था कि यूर की पावर ज्यादा नहीं है, हाउएवर उसकी नॉलेज सबसे बड़ी पावर होती है। यूर कहती है साथ में। फिर उसे जान का बदला हुआ ऑरा महसूस होता है। वो जान से चौंक के बोलती रुको क्या तुमने सच में अनडाइंग फायर को सोलो कर लिया। जान बिना कुछ चिल्लाए नोट करता है। जैसे उसकी हथेली उठती है चुपचाप से ग्रे फ्लेम का क्लस्टर अपीयर हुआ था। ये थी अनडाइंग फ्लेम। इस चीज को देख के एक पल के यूर की आंखों में भी एक ईर्ष्या की भावना दिखाई देती है। असल में उसके टीचर का प्लान था कि अनडाइंग फ्लेम और एसएससी फ्लेम दोनों यूर को दिए जाएंगे लेकिन जान ने सब बदल के रख दिया। ऑल्दो यूर को उसे कोई नाराजगी नहीं होती बल्कि उसे एक राहत महसूस होती है। आखिरकार होली फ्लेम जैसी पावर्स को ऑब्जर्व करना वो बस इमेजिन नहीं कर सकती थी। ये प्रोसेस कितनी ज्यादा पेनफुल होगी। यही कारण होता जिसकी वजह से लास्ट मोमेंट में उसने जियान के साथ अनडाइंग फ्लेम के लिए कम्पीट करना छोड़ दिया था। यूर कहती है ठीक है वैसे अगर मैं तुम्हें क्लियर कट करके बताऊं तो इस बार मेरा बस एक मकसद है, या तो वो लिसोल जिंदा रहेगा या फिर मैं। उसकी डिटर्मिनेशन जियान अच्छे से महसूस करता है। वो एक सवाल पूछता है तो हमें क्या करना चाहिए। यूर रिप्लाई देती अभी हम रेकलेस घोस्ट डेजर्ट में। मेरी
टीचर के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक लिसोल डोमेन में तीनों पार्टीज बहुत ही इंटेंस फाइट में उलझी हुई हैं। लेकिन इस बवाल के बीच में लिसोल कहीं नहीं दिखा। वो जरूर इन चारों टेम्पल्स के किसी कोने में छिपा हुआ अभी एसएससी फ्लेम को अब्सॉर्ब करने की कोशिश कर रहा होगा। हमें पता लगाना होगा कि वो किस श्राइन में है। तो मेरी सोल पावर अच्छी है, लेकिन अभी मैं उसकी एग्जैक्ट लोकेशन को नहीं पकड़ पा रही हूँ। उसका ऑरा सारे टेम्पल्स में फैला हुआ है। लगता है ऐसी सिचुएशन के बारे में उसने पहले से बंदोबस्त कर लिए थे। वो कहती है हमारे पास बस एक मौका है। क्या सोच तो जियान भी यही रहा था। जियान करेक्ट करके बोलता है नहीं, एक नहीं बल्कि बस एक चौथा ही मौका। यूर को कोई जल्दबाजी नहीं थी। वो स्माइल करके बोलती है उस लॉर्ड लिसोल की 4 श्राइन्स हैं। उनमें से सबसे पावरफुल है नॉर्थ टेम्पल और सबसे कमजोर वेस्ट वाला है। इस जानकारी से जियान के फ्यूज उड़ जाते हैं। वो पूछता है लेकिन इसे लिसोल का क्या लेने देना है। यूर आगे बोलती है लॉर्ड लिसोल लगातार नॉर्थ टेम्पल में रहता है, वहीं प्रेजेंट रहते हैं उसके सबसे पावरफुल गार्ड्स। तो बताओ तुम्हारे हिसाब से वो कहाँ पे रिट्रीट करेगा। जियान पूछता है कहाँ पे। यूर कहती है वो बहुत कॉशियस है, वो अपने ऊपर इतने बड़े खतरे का रिस्क नहीं लेगा, इसलिए उसके लिए सबसे सुरक्षित जगह है वेस्ट टेम्पल। इसे लोग सबसे कमजोर समझते हैं। जियान थोड़ा चौंक जाता है। वो पूछता है कैसे। यूर सीरियस टोन में बोलती है मेरी जानकारी के हिसाब से लॉर्ड लिसोल शायद वेस्ट टेम्पल में छिपा है, लेकिन जियान ये बहुत बड़ा रिस्क है। अगर हमारा एक गैम्बल गलत रहा तो तुम एसएससी फ्लेम को हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे। जियान की आंखें थोड़ी सी नैरो हो जाती हैं। फिर वो स्माइल करके बोलता है कोई बात नहीं, मुझे यकीन है कि लॉर्ड लिसोल भी ये जानता है। उसके लिए वेस्ट टेम्पल जो कि सबसे ज्यादा कमजोर और खतरनाक जगह है वही सबसे सुरक्षित होगी। यूर बोलती है चलो। दोनों खुद को और भी अच्छे से डिस्गाइज करते हैं, फिर सीधा वेस्ट टेम्पल की तरफ निकल जाते हैं। ये रास्ता बस आधी रात को खुलता था और ये लंबे समय तक नहीं रहता। अगर फोकस किया जाए वेस्ट टेम्पल के ऊपर तो ये सबसे कमजोर जगह मानी जाती है। लेकिन यहाँ भी खतरा कम नहीं था, क्योंकि श्राइन में छिपे होते कई 7 स्टार 2 इमोर्टल्स और वेस्ट टेम्पल का जो खुद का टेम्पल मास्टर था उसकी स्ट्रेंथ थी 8 स्टार 2 शान पे। जियान और यूर चुपचाप से खास रास्ते का इस्तेमाल करके अपनी डेस्टिनेशन की तरफ कदम बढ़ा रहे थे। इन्हें चारों तरफ वो सुनहरी रेत दिखाई देती है। दूर दूर तक कुछ नहीं था। ऊपर से आसमान इतना ड्राई होता है कि लोगों का दम घुट जाए। जियान उस मैप को निकाल कर डिटेल्स देखना चाहा था, लेकिन यूर उसे तुरंत रोक के बोलती है मत देखो, तुम बस चुपचाप से मेरे पीछे आओ। जियान उसकी बात को इग्नोर नहीं करता। वो बोलता है मैं चाहे कितनी भी रिकवरी पिल्स को ले रहा हूँ, लेकिन इस जगह की डेसोलेट फोर्स मेरी एनर्जी को कम करती जा रही है। इस डेजर्ट की तेज चलने वाली हवाएं इतनी गर्म थी कि कभी कभी तो मिराज जैसा इल्यूजन भी बनता था। अगर कोई इसमें फंस जाए तो निकलना बहुत मुश्किल होता है। ये थोड़ा सोच के बोलती मुझे याद है कि वेस्ट टेम्पल में कुछ आइटम्स को ले जाने के लिए कुछ गार्ड्स यहाँ से निकलते हैं। अगर टाइम का हिसाब लगाएं तो शायद वो आने वाले होंगे। चलो हम थोड़ा सा और चलते हैं, क्योंकि हम पहले से अपनी औरों को डिस्गाइज कर चुके हैं। उनके कारवां में शामिल होना हमारे लिए आसान होगा। इनकी जर्नी फिर से कंटिन्यू होती है। सीने में कुछ दूरी का दिखाया जाता है। ये रेगिस्तान का दूसरा इलाका होता है। रेत के ऊपर खड़े हुए थे दर्जनों लोग। इन सब ने गहरे लाल कपड़े पहन रखे थे और सीने पे एक वेस्ट का सिंबल था। सबसे आगे चलने वाला बंदा बोलता है जल्दी चलो, ये सामान वेस्ट टेम्पल मास्टर ने मंगवाया है। अगर हम टाइम से नहीं पहुंचे तो अनजान तो जानते ही हो गए। पीछे से सबऑर्डिनेट बोलता है कैप्टन अभी डेडलाइन में काफी कम समय बचा है। ऊपर से रेगिस्तान में चलना आसान भी नहीं है। वैसे ही वॉर की वजह से टेंशन चारों तरफ फैली हुई है। अगर हमें थोड़ा समय लग भी जाता है तो मुझे लगता है लॉर्ड इतनी सी बात पे हमें पनिश नहीं करेंगे। इन सब की बात को सुन के कैप्टन अपने सिर को हिला के बोलते तुम लोग भी। ये पूरा एक कारवां था जिसमें करीब 1 दर्जन लोग रहे होंगे। ये सब राइड कर रहे होते हैं सफेद रंग के बीस को और बीच में एक सेडान चेयर होती है। बेसिकली हिंदी में बोले तो पालकी टाइप की होती है, जिसे काफी अच्छे से गार्ड किया जा रहा था। तब इनके कान में एक आवाज जाती है जो बोलती है मेरी हेल्प करो। ध्यान से देखने पर दिखाई दिए थे 2 शैडोज। कारवां में से एक बंदा तुरंत ही अपने घोड़े से उतर के बोलता है बताओ यहाँ क्या हो रहा है। दोनों साथ में चिल्ला के बोलते हैं हेल्प, हमें बचाओ। गूंजती उस कारवां के कैप्टन की आवाज। वो कहते हैं तुम दोनों हमें जल्दी से बताओ कि तुम यहाँ पे आए क्यों, वरना अंजाम सही नहीं होगा। ऑफ कोर्स ये दोनों शैडो ही फिगर जियान और यूर थे। वहीं पे पीछे से कुछ लोग इनके ऊपर हमला कर रहे होते हैं और ये होते हैं जियान के सोल अवतार्स। शाओले की शैडो काफी पावरफुल लग रही होती है, खासकर उसकी अपीयरेंस इतनी भयानक होती है कि पूरा कारवां से धोखा खा जाता है। ये देख के कैप्टन अपने घोड़े से उतरता है। वो जियान की ओर देख के धीरे से बोलता है अगर तुम लोग हमले रोकते नहीं हो तो समझा जाएगा कि तुम चारों टेम्पो से सीधा टकरा रहे हो। ये बोलते शुआ शुआ की साउंड के साथ उसकी बॉडी से पावरफुल और इरप्ट हुआ था। जियान चौंक के बोलता है विंड एट्रीब्यूट और ये एक से एक्स्ट्रा दोषियान है। तभी कैप्टन के पीछे से एक बंदा बोलता है कंफर्म हो गया कैप्टन, ये दोनों वेस्ट टेम्पल के 3rd रेजिमेंट से हैं। इसकी बात को सुन के जियान कोई खास रिएक्शन नहीं लेता है, लेकिन यूर तुरंत समझ लेती कि झूठ बोल रहा है। कैप्टन बिना को सोच के अपने हाथ को घुमाता है। टेक्निक का नाम था फैंटू शाम्बी। एक टोर्नेडो सीधा शाओले की तरफ बढ़ गया था। इस अटैक को देख के जियान की आंखें श्रिंक हो गई होती हैं। शाओले भले स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन 6 स्टार दोषियान की फुल पावर का सामना करना, अगर उसे यहाँ चोट पहुंच जाती है तो परेशानी जियान के लिए भी खड़ी हो जाएगी। अच्छी बात है कि शाओले के पास खुद की सोचने की क्षमता होती है।
उसकी बॉडी से क्रैकलिंग आवाजों के साथ थंडर्स ऑरा इरप्ट हुआ था। साथ में उसका शरीर फ्लैश होता है। जब तो टॉर्नेडो उसकी लास्ट पोजीशन में पहुंच पाया था, हम शाओलो के फिगर को गायब होते हुए देख सकते हैं। जियान भी आगे आके बोलता है थैंक यू। कैप्टन कुछ समय तक तो उसे ध्यान से देखता है, फिर वो कहता है मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। उस अटैकर की पावर इतनी कम थी, लेकिन तुम दोनों तब भी परेशान क्यों लग रहे हो। इसका यूर तुरंत रिप्लाई देती है। वो कहती है लॉर्ड हमें मिशन पे भेजा गया था, लेकिन जैसे हम टेम्पल से निकले किसी ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। वो शायद कोई अंदर का आदमी था। यूएस सोल अकेडमी की डीन की डायरेक्ट डिसेबल थी और उसे टेम्पल की पॉलिटिक्स के बारे में अच्छे से जानकारी होती है। कैप्टन उसकी बात को सुन के कुछ सोचता है, फिर बोलता है ये बात भी ठीक है, शायद तुम किसी भी टेम्पल के सोल्जर हो। हम सब लिसोर्ट टेरिटरी के पावर हाउस है, इसलिए तुम्हारी आइडेंटिटी पे हम शक नहीं करेंगे। और क्योंकि तुम वेस्ट टेम्पल से हो, तो चलो हम भी वहीं पे चल रहे हैं, तो हमारे साथ चल सकते हो। जियान धीरे से सिर हिला के बोलता है नहीं, हमारी मिलिट्री ड्यूटीज अलग है। वो कुछ आगे ही बोलना चाहता था, लेकिन तभी खांसते उसकी आवाज टूटने लगती है। ऐसा लग रहा था उससे गहरी चोट आई हो। वो कैप्टन स्माइल के साथ बोलते है कोई बात नहीं, मैं वेस्ट टेम्पल में पहुंचने में बस कुछ दिन लगेंगे। इन दिनों में तुम दोनों हमें इस डेजर्ट में सही रास्ता दिखा सकते हो, जिससे हम कई परेशानियों को अवॉइड कर पाएंगे। यूर नोड करके बोलती जैसा आप कहें। बेसिकली कुछ इस तरीके से जियान और यूर इस कारवा में शामिल हो गए थे और बढ़ने लगते हैं वेस्ट टेम्पल की तरफ। सीन कुछ देर के बाद का दिखाया जाता है। रेगिस्तान की रेत और हवाएं कारवा में मौजूद पावरफुल एक्सपर्ट्स को भी परेशान करती हैं, लेकिन ये रेकलेस गोस्ट डेजर्ट भी ने रोक नहीं पाता। यहाँ की उस पीली सी रेत में एक अजीब सी एनर्जी थी, लेकिन कारवा के पास ऐसा खास तरीका था जैसे वो डेजर्ट की मार से लगातार बच रहे थे। एक दो तीन कई दिन निकल जाते हैं, कारवा रेगिस्तान में चलता रहता है, कुछ भी अजीब नहीं होता। जियान और यूर को भी अपना अपना बीच दे दिया था और ये टीम के बीचों बीच चल रहे थे। जियान की नजरें बार बार स्पिरिट बीस के ऊपर रखे उन मटेरियल्स के ऊपर जाती हैं। वो मनी मन में कहता है कुछ अजीब है, इस कारवा द्वारा ले जाए जाने वाला सामान इतना टाइट सिक्योर रखा गया है, यहाँ गड़बड़ जरूर है। कारवा में कुछ स्पिरिट बीस को सिर्फ सामान के लिए इस्तेमाल किया गया था, लेकिन ये जो मटेरियल्स है वो इतनी मजबूती से पैक किए गए होते हैं कि बाहर से अंदर का मामला सेंस नहीं किया जा सकता था। इस वजह से जियान का सोल परसेप्शन भी फेल हो रहा था। लेकिन स्पिरिट बीस जिस तरीके से हाँप रहे होते हैं, बात साफ थी कि जो भी अंदर है वो बहुत हैवी है। इसके अलावा कारवा में एक बेहद खूबसूरत सेडान चेयर थी। इस स्ट्रक्चर को एक डार्क बैरियर प्रोटेक्ट कर रहा होता है, जो हर तरीके की इन्वेस्टिगेशन को ब्लॉक करता है। जियान ने भी अभी तक इसमें कुछ देख नहीं पाया था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि इस सेडान चेयर में कोई ह्यूमन फिगर नहीं है, बल्कि इसमें कुछ ऐसा हो रहा जो बिल्कुल किसी अलग रेस को बिलोंग करता है, जैसे कुछ अजीब छिपने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑफकोर्स इस कारवा में जैसे पावरफुल एक्सपर्ट्स थे, जियान कोई जल्दबाजी नहीं करता है। वो धीरे से पास में चल रहे यूरो से मेंटल ट्रांसमिशन के थ्रू बोलता है। लगता है इस कारवा के द्वारा जो सामान ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है वो सच में अजीब है। यूरो नोट करके रिप्लाई करती है ये कारवा ऊपर जो सप्लाई ट्रांसपोर्ट के लिए यूज हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है ये सीक्रेटली उस लिसोर के षड्यंत्रों का हिस्सा है और हम वेस्ट टेम्पल की बाउंड्री में घुसने वाले हैं, इसलिए अलर्ट रहना। तभी सुनाई दी थी आगे स्काउट की आवाज। वो कैप्टन से बोलता है लॉर्ड आगे कोई स्टॉप नहीं है और ये रूट हमने तय किया था वो बिल्कुल सही है। कारवा का कैप्टन हंसते हुए कहता है यांगशु इस बार तुमने बहुत मेहनत की है, लौट कर तुम्हारे काम को जरूर इनाम मिलेगा। ये सुन के स्काउट यांगशु मुस्कुरा देता है और ही करके बोलता है कैप्टन इस रास्ते के बारे में तो इन दोनों लॉर्ड्स ने बताया होता है, मैंने जाके चेक किया है, सब बिल्कुल ठीक है। इनकी मदद के बिना अगर हम पुराने रास्ते से जाते काफी टाइम बर्बाद कर देते। इस डेजर्ट के चेंजिंग पैटर्न्स को इन जैसे इनसाइडर्स ही समझ सकते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे काम आती है यूर की नॉलेज, और ये सच भी था। अगर ये दोनों गाइड नहीं कर रहे होते तो कारवां बड़ी मुसीबत में फंस सकता था। यूर की ऐसी एक्टिंग और ऐसी शानदार नॉलेज को देख के जान के दिल में भी उसकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। कारवां का कैप्टन दोनों को थैंक यू बोलता है। वो कहता है हम कल तक वेस्ट टेम्पल पहुंच जाएंगे। कुछ दिनों तक साथ रहने की वजह से जान को मालूम पड़ चुका था कि इस कारवां का नाम है विंड स्नेक। वेल एग्जैक्टली विंड स्नेक मर्सनरी टीम और कैप्टन द फेंग चिंगयान इसकी स्ट्रेंथ 6 दोशान के मिड स्टेज पे थी। इनका काम होता है चारों टेम्पल्स के लिए मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करना। ये काफी एक्सपीरियंस थे, चाहे डेजर्ट कितना भी खतरनाक हो, ये हर बार सप्लाई सक्सेसफुली पहुंचा देते हैं। धीरे धीरे फिर से एक दिन निकल जाता है। ये अगले दिन की बात है जब कारवां और जियान ने थोड़ी दूर पे एक बड़ी सी इमारत को देखा होता है। ये बिल्डिंग डेजर्ट की हवा के ऊपर फ्लोट कर रही होती है। जियान बोलता है क्या वही वेस्ट टेम्पल है? ये स्ट्रक्चर एक पैलेस यानी कि किले जैसा था। बेसिकली इसका ऑरा होता है काफी ग्रैंड, स्पेशली इसके आसमान में से सस्पेंड होने की वजह से ये मंजर बहुत ज्यादा अजीब सा हो जाता है। जब कारवां इस टेम्पल से कुछ किलोमीटर दूर रह गया था, अचानक से इनके पैरों के नीचे की जमीन हटती है। बाहर निकलते हैं कुछ ब्लैक आर्मर गार्ड्स जो बोलते हैं सब लोग रुको, यहाँ से टेम्पल का फॉरबिडन एरिया शुरू हो रहा है। फेंग चिंगयांग एक गार्ड के सामने हाथ करके बोलता है गार्ड जुआन ये सामान टेम्पल के लिए भेजा गया है, आप चेक कर सकते हैं। एक बार फेंग चिंगयांग के ऊपर नजर डाल के वो गार्ड जुआन अपने हाथ को वेव करता है। वो बोलते चलो
सामान चेक करो। पीछे खड़ी शेडोज बढ़ी आती सप्लाईज की तरफ, लेकिन चेकिंग भी कुछ अलग थी। इन सब ने पत्थर जैसे मटेरियल्स खोले होते हैं। ये जैसे इस सामान के पास जाते हैं एक एनर्जी इनके कांटेक्ट में आती है। वो शेडोज तुरंत ही नोट करते हैं। जहाँ तक बात रही उस एक्सक्लूसिव सेडान चेयर की, ये सब उस तरफ नजर उठा के भी नहीं देखते हैं, बस इस जवान गार्ड की तरफ इशारा करते हैं। वो गार्ड जवान बोलता है इन्वेंट्री पूरी हो गई, जाओ अंदर जाओ, स्पेशल गार्ड्स तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, वही तुम्हें सप्लाईज को रखने की जगह बताएंगे। अभी सिचुएशन थोड़ी अनस्टेबल है, इसलिए अलर्ट रहना। ये कह के उस गार्ड जवान की नजरें बदली थी। लगता है गार्ड और कारवा के लोग एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते थे, इसलिए कोई भी इशू खड़ा नहीं होता है। तभी कैप्टन फेंग चिंगयांग पीछे मुड़ के बोलते, अरे ये दोनों कहाँ पे गए? लेकिन जवान गार्ड ऑर्डर दे चुका था कि अंदर जाओ, और एक बड़ा सा सैंडस्टॉर्म बन रहा था। अगर सामान जल्दी से मूव नहीं किया गया तो सब कुछ उड़ा के ले जाएगा। वहीं पे जहाँ तक बात रही यूवर और जियान की, ये पहले से स्प्रेड बीज के ऊपर रखे मटेरियल्स के अंदर घुस गए थे। अभी वो सेफ थे। इनके चारों तरफ होते हैं पत्थर जैसे सामान। कुछ ही समय में फेंग चिंगयांग के साथ उस टेम्पल की तरफ उड़ के जाने लगते हैं। ऑफ कोर्स अगर ये दोनों छुपे ना होते तो उस गार्ड जुआन को सच्चाई मालूम पड़ सकती थी और चीजें हो जाती बहुत ज्यादा खतरनाक। इस समय यूवर और जियान के चारों तरफ मौजूद मटेरियल्स दोनों को सरप्राइज कर देते हैं। जियान कहते हैं ये क्या चीज है? वो देखता है कि इन रॉक जैसे मटेरियल्स के बीच में खाली स्पेस है, बिल्कुल किसी रिंग जैसा। वहीं पे इसका साइज होगा सैकड़ों फीट। जियान को इसके अंदर अलग शेप के क्रिस्टल्स दिखाई देते हैं। इन क्रिस्टल से एक अजीब सी सक्शन फोर्स निकल रही थी जो जियान को काफी कंफ्यूजन में डाल रही होती है। उसकी बॉडी की फ्लेम्स अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगती हैं। यूवर चारों तरफ देख के बोलती है क्रिस्टल्स। लगता है लीसो सच में यहीं पे रिट्रीट कर रहा है। उसने एक क्रिस्टल को हल्के से पिंच किया था। अचानक से एक पावरफुल सक्शन फोर्स उसकी बॉडी की घोस्ट एनर्जी को अंदर खींच लेती है। अच्छी बात है कि यूवर जल्दी से अपने हाथ को वापस लेती है। वो जियान को धीरे से एक्सप्लेन करती है क्रिस्टल्स आमतौर पे फ्लेम की होली पावर को आइसोलेट करने के लिए बने हैं, मतलब पावर को अलग करने के लिए, और इन्हें कहा जाता है सॉलोइंग फ्लेम क्रिस्टल्स। नाम से पता चलता है कि इनका काम है फ्लेम्स को निकलना। जैसे उस फ्लेम की पावर कम हो जाती है और ये फ्लेम को कुछ समय तक स्टोर कर सकते हैं। खासकर इन क्रिस्टल्स को जिस तादाद में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि वो लिसोल यहीं पे मौजूद है। यहाँ तक बोलते बोलते उसकी आवाज हो जाती है काफी ज्यादा सीरियस। यूवर बोलती जब हम पैलेस के अंदर जाएं तो तुम मेरे बहुत करीब रहना। मुझे पता है कि तुम स्ट्रांग हो, लेकिन टेम्पल में ऐसे लोग हैं जो पलक झपकते ही तुम्हें खत्म कर सकते हैं। अफवाह ऐसा मेरे बारे में भी है, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम कोई गलती करो, क्योंकि वो गलती हमारी लास्ट हो सकती है। जियान भी सीरियसली नोट करता है। वो अपनी अभी की सोल पावर से महसूस कर पा रहा था कि टेम्पल के अंदर कम से कम ऐसे 10 लोग मौजूद हैं जो उसे आसानी से खत्म कर सकते हैं, इसलिए उसे एकदम सावधान रहना होगा। चलो हम जियान की टोली को एंटर करने देते हैं वेस्ट टेम्पल के अंदर। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत वहीं से होगी। हमें नेक्स्ट एपिसोड में इमोर्टल आर्टिफैक्ट नंबर 10 देखने को मिलेगा, जिसे कहा जाता है केज ऑफ टैबू। ये चीज सच में काफी इंटरेस्टिंग है। बेसिकली सरप्राइज तो और भी कई है, लेकिन उन्हें अभी रिवील करना बिल्कुल सही नहीं होगा। फिर आप सभी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे रिलीज होते वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ऑफ कोर्स जिसे नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार नहीं हो रहा, वो हमारी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करके एंजॉय कर सकता है अर्ली एक्सेस फीचर को, जिसके थ्रू हम शाम को नए एपिसोड्स को प्रोवाइड करवाते हैं, जिनके लेवल्स होते हैं इमोर्टल एम्पर या उसी ऊपर। वो एक नहीं बल्कि 2 से 3 एपिसोड्स आगे रह पाते हैं। चॉइस है आपके हाथ में। ज्वाइन का ऑप्शन चैनल की होम पेज और सब्सक्राइब की साइड में मिलेगा। डेफिनेटली उसे चेकआउट करो और अपने लिए बेस्ट प्लान चुनो। तब तक के लिए तुम्हारे भाई की तरफ से अलविदा।